फ्रंटियर पॉलिटिक्स, सीमांत राजनीति। आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो संबंधित है असम में होने वाले चुनाव से। और ये जो असम में चुनाव होंगे इनमें क्या मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं, क्या राजनीतिक समीकरण वहाँ के चल रहे हैं। आइडेंटिटी इश्यूज हैव टेकन सेंटर स्टेज इन द असेंबली इलेक्शन इन असम। कि भाई पहचान से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि वह बहुत ज़्यादा केंद्र में आ गया है इन द असेंबली इलेक्शन इन असम। कि असम में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उनमें जो एक तरीके से आप कह सकते हो केंद्रीय मुद्दा बन चुका है वो ये, जिस मुद्दे ने सेंटर स्टेज ले ली है वो कौन सा मुद्दा है? आइडेंटिटी इशू, पहचान का मुद्दा। आगे देखते हैं। द बीजेपी's rise to power in Assam in 2016 was remarkable। कि भाई बीजेपी का उदय, कि भाई बीजेपी सत्ता में आई, पावर में आई असम में कब? 2016 में। बीजेपी's rise to power in Assam in 2016 was remarkable, तो यह उल्लेखनीय था। एंड द पार्टी हैज सेट एन इवन हायर गोल दिस टाइम। और बीजेपी पार्टी ने इस बार पिछले बार की तुलना में ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है। सेट एन इवन हायर गोल दिस टाइम। क्या लक्ष्य इस बार बीजेपी ने निर्धारित किया है असम में? टू विन 100 ऑफ दी 126 असेंबली सीट्स अलॉन्ग विथ इट्स अलाइज। अलाइज का मतलब है यहाँ पे आपके जो सहयोगी दल हैं उनको कहोगे आप अलाइज। तो बीजेपी ने इस बार निर्धारित किया है कि भाई 126 सीटें हैं असम में, उनमें से 100 सीटों पर बीजेपी को विजय प्राप्त हो, है ना, विद इट्स अलाइज। तो बीजेपी अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलके 126 में से 100 सीट जीतना चाहती है। अब ये जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनका नाम लिखा हुआ है, कौन कौन से हैं बीजेपी के सहयोगी दल। द असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल एंड द रभा जौथ मंच, ये बीजेपी के सहयोगी दल हैं। द इलेक्टोरल लैंडस्केप, कि भाई अगर हम चुनावी एक तरीके से हम लैंडस्केप की बात करें, लैंडस्केप का मतलब है यहाँ पे एक तरीके का परिदृश्य, नज़ारा, भूमि। तो अगर चुनावी परिदृश्य की अगर हम बात करें, इट्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दिस टाइम। तो इस बार जो चुनावी परिदृश्य है वह काफ़ी हद तक अलग है। विथ रीअरेंज्ड अलायंसेस, कि भाई एक तरीके से रीअरेंज का मतलब है दोबारा व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, कि भाई जो गठबंधन है वे दोबारा से निर्मित हुए हैं, वे रीअरेंज हुए हैं। एंड द इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब है उभर के सामने आना, ऑफ न्यू इश्यूज, और कई नए मुद्दे हैं जो उभर के सामने आए हैं, जैसे कि सच एज, जैसे कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। कि भाई पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के सामने आया है वो है नागरिकता संशोधन कानून, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। गोइंग बाय 2016 फिगर्स, कि भाई अगर ये 2016 के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो द महाजोत ऑफ पार्टीज इंक्लूडिंग, तो ये जो कुछ बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जैसे कि कांग्रेस है, द ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, एंड द बोडोलैंड्स पीपल्स फ्रंट, और ये बोडोलैंड्स पीपल्स फ्रंट है। तो 2016 के आंकड़ों के अनुसार बात कर रहे हैं हम। तो इन तीनों पार्टियों को अगर हम देखें तो इनके पास क्या था कि इस महाजोट की अगर हम बात करें, हैज़ 48.81% शेयर ऑफ द वोट्स। तो इसके पास कितना हिस्सा है वोट्स का? लगभग 48% हिस्सा आप कह सकते हो इस महाजोट के पास, जिसमें कांग्रेस और AIUDF और ये बोडोलैंड्स पीपल फ्रंट शामिल है। द कंबाइंड वोट शेयर ऑफ द कांग्रेस एंड AIUDF, ये AIUDF जो आया है ना, ये इसी के लिए आया है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए। was higher in 17 seats the BJP had won last time। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो अगर हम कंबाइंड वोट की बात करें, कंबाइंड वोट शेयर की बात करें, है ना, कंबाइंड वोट की बात करें हम किसका? कांग्रेस का और AIUDF पार्टी का, तो यह 17 सीटों पर बहुत ज़्यादा था। वाज हायर इन 17 सीट्स द बीजेपी हैड वॉन लास्ट टाइम। कि भाई बीजेपी ने पिछली बार जितना वोट शेयर जीता था उससे ज़्यादा वोट शेयर किसके पास था 17 सीटों पे? कांग्रेस और AIUDF के पास। एन अलायंस ऑफ रीजनल पार्टीज, कि भाई ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनकी अगर हम गठबंधन की बात करें ना, उनके गठजोड़ की अगर हम बात करें, जैसे कि क्षेत्रीय पार्टीज में कौन कौन है? द असम जातीय परिषद, अखिल गोगोई राइजोर दल, तो ये कुछ क्षेत्रीय पार्टीज हैं। और ये दोनों की दोनों जो पार्टीज हैं
बोथ फॉर्म्ड, ये दोनों पार्टी जो है निर्मित हुई कब? 6 मंथ्स अगो, 6 महीने पूर्व। ये अगो लगाते हैं हम पास्ट के लिए कि भाई 6 महीने पूर्व ये पार्टीज निर्मित हुई हैं दोनों। फॉलोइंग, इस चीज का अनुसरण करते हुए, इस चीज को फॉलो करते हुए, फॉलोइंग द एंटी CAA मूवमेंट, कि भाई ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों की प्रतिक्रिया स्वरूप ये इन दो पार्टीज का गठन हुआ। किन कौन 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 सी पार्टी? अखिल गोगोई की पार्टी और एक असम जातीय परिषद का। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, कुड, यहाँ पे कुड का मतलब है कि भाई ऐसी संभावना बनती है, कुड मेक द कॉन्टेस्ट, कि ये जो मुकाबला है ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, कि भाई एक तरफ हो गई बीजेपी पार्टी, दूसरी तरफ हो गई कांग्रेस और तीसरी तरफ ये क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो नई क्षेत्रीय पार्टीज बनी हैं यह मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष बना सकती हैं। एटलीस्ट, कम से कम, इन द ईस्टर्न पार्ट, कि कम से कम भाई पूरे असम में ना हो त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन असम का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें तो कम से कम त्रिकोणीय संघर्ष हो ही सकता है। द कांग्रेस इज फेसिंग अ लीडरशिप वैक्यूम, कि भाई कांग्रेस को जो है झेलना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। किस बात का सामना करना पड़ रहा है? अ लीडरशिप वैक्यूम, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि लीडरशिप, कि भाई कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव दिखाई दे रहा है हमें, है ना। एंड टसल एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ टसल का मतलब होता है खींचतान, संघर्ष। एट द सेम टाइम, कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है उसमें नेतृत्व का अभाव भी बना हुआ है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में एक खींचतान और संघर्ष भी बना हुआ है। एंड द बीजेपी हैज़ टू रिकनसाइल, और बीजेपी को क्या करना है? हैज़ टू मतलब बीजेपी को ऐसा करना है, क्या करना है? रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है पुनः मैत्री संबंध स्थापित करना, है ना, पुनः किसी के साथ मेलजोल ठीक करना। एंड द बीजेपी हैज़ टू रिकनसाइल विथ द फ्रिक्शन, कि ये जो घर्षण चल रहा है ना, ये जो संघर्ष चल रहा है, अराइजिंग आउट, जो कि पैदा हो रहा है, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट इट्स मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर लीडर इज फाइनेंस मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा, कि भाई एक तरीके से बीजेपी को इस बात के साथ भी तालमेल बिठाना है। इस रिकनसाइल का मतलब हुआ तालमेल बिठाना, विथ द फ्रिक्शन, कि भाई एक घर्षण लगातार बना हुआ है और वो घर्षण कहाँ से पैदा हो रहा है? वो घर्षण इस तथ्य से पैदा हो रहा है दैट्स इट्स मोस्ट इफेक्टिव, कि भाई जो बीजेपी है उसके जो सर्वाधिक प्रभावी और जो पॉपुलर लीडर हैं वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा, कि भाई उनके एक तरीके से बीजेपी के जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो है हिमांता बिश्वा शर्मा। ये कौन है? अ फॉर्मर कांग्रेस मैन, एक पूर्व, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, कि ये है पहले कांग्रेस पार्टी में थे, है ना। तो ये, तो इसको लेकर, इनको लेकर जो है बीजेपी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष मचा हुआ है, तो बीजेपी को इस संघर्ष के साथ भी तालमेल बिठाना है। द बीजेपी क्लेम्स असम सा फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट, भाई बीजेपी ये दावा करती है कि असम ने देखा, क्या देखा? पेस, इस पेस का मतलब होता है रफ्तार, चाल, फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट। भाई बीजेपी ये दावा करती है कि असम ने बहुत ही तीव्र गति से, बड़ी ही रफ्तार के साथ को विकास देखा ये जो पिछले कुछ साल थे, इन सालों के दौरान। एंड देर इज नो नोटिसिएबल एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी। जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई सत्ता, भाई इन चुनावों में सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही है ना, तो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी। तो भाई बीजेपी ये दावा करती है कि असम ने बड़ी ही फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट देखा है, मतलब बहुत ही रफ्तार से विकास हुआ है असम में, और इसलिए बीजेपी को लगता है कि किसी भी तरह की सत्ता विरोधी बातें नजर नहीं आती असम में ना। नो नोटिशेबल का मतलब है जिसको आप नोटिस कर सको, जो उल्लेखनीय हो। द आउटकम, आउटकम का मतलब है नतीजा, विल बी डिटरमाइंड बाय अदर इश्यूज, कि भाई जो इस चुनाव का जो परिणाम होगा वह निर्धारित किया जाएगा, डिटरमाइंड बाय अदर इश्यूज, अन्य इश्यूज के द्वारा, अन्य फैक्टर्स के द्वारा। एंड पर्टिकुलरली, और खास करके आइडेंटिटी क्वेश्चंस, कि भाई पहचान से जुड़े हुए जो सवाल है ना, उन बातों पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। दैट हैव बिकम फ्रॉड, देखो फ्रॉड का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाना, भर देना किसी चीज़ को, कि भाई आइडेंटिटी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उन्होंने इस चुनाव को भर दिया है। हैव बिकम मोर फ्रॉड दिस टाइम, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पहचान से जुड़े हुए जो सवाल है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं इस दौरान। आगे देखते हैं। रीजनल वेरिएशंस, कि भाई क्षेत्रीय भिन्नताओं की अगर हम बात करें,
इन पॉलिटिकल ट्रेंड्स आर शार्प, कि भाई ये जो राजनीतिक ट्रेंड की अगर हम बात करें तो उनमें बहुत ही तीव्र रूप से हमें क्या देखने को मिलता है, क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एंड द बीजेपी's attempt is to construct a Hindu identity that subsumes ethnic and linguistic ones। देखो हम बात करें ना बार बार पहचान की लेके, तो पहचान कई तरह की हो सकती है। आपकी भाषाई पहचान हो सकती है, आपकी क्षेत्रीय पहचान हो सकती है, आपकी अपनी प्रजाति को लेकर पहचान हो सकती है, आपकी पहचान धर्म से जुड़ी हुई हो सकती है। तो बीजेपी का प्रयास है वो ये है कि बीजेपी कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, निर्मित करना चाहती है अ हिंदू आइडेंटिटी, एक हिंदू पहचान निर्मित करना चाहती है दैट सबस्यूम्स। सबस्यूम्स का मतलब होता है जो कि इंक्लूड कर ले, जैसे कि कोई बड़ी चीज़ है वो अपने आप को, अब वो कोई जो बड़ी चीज़ है वो छोटी छोटी चीज़ों को अपने में समा ले, उसको बोलेंगे सबस्यूम कर लेना। इथनिक का मतलब है प्रजाति और लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषाई। तो जो भाषाई पहचान है या प्रजातीय पहचान है, उन पहचान को बीजेपी चाहती है कि वे पहचान हिंदू पहचान में समाहित हो जाएं। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन टारगेटिंग मुस्लिम्स इन इज रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, ये जो ऊंचे ऊंचे बोल नेताओं के द्वारा बोले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं रेटोरिक। तो मिस्टर शर्मा लगातार क्या करते रहे हैं, वे मुस्लिम्स को निशाना बनाते रहे, टारगेट बनाते रहे उनकी भाषणबाजी में। द CAA, कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही साथ अलॉन्ग विथ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, कि भाई ये नागरिकों के लिए जो नेशनल रजिस्टर की हमने बात की है ना, कि भाई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है ना, कि भाई नागरिकों का एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाए। तो द CAA अलॉन्ग विथ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स गॉट द रिलीजियस फॉल्ट लाइन। इसमें क्या हमें देखने को मिला, CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में हमें क्या दोष हमें देखने को मिला। फॉल्ट लाइन का मतलब है दोष। क्या दोष हमें इनमें देखने को मिला कि एक धार्मिक मुद्दा जुड़ गया इससे। गॉट द रिलीजियस फॉल्ट लाइन इंटरट्वाइंड। इंटरट्वाइंड का मतलब होता है गुथे होना, एक चीज में दूसरी चीज गुथी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं इंटरट्वाइंड। जैसे कि आप चोटी को गूंथते हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटरट्वाइंड विथ द एथनिक वन। तो देखो क्या हुआ, इथनिक वन का मतलब है प्रजातीय मुद्दे के साथ। तो ये CAA, इसके साथ में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इसमें हमें क्या बातें देखने को मिली कि ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा और प्रजाति से जुड़े हुए मुद्दे भी इसमें गुथे हुए नजर आते हैं। डिनाइंग, इनकार करते हुए, द बीजेपी एनी क्लियर एडवांटेज, है ना, डिनाइंग द बीजेपी एनी क्लियर एडवांटेज, कि भाई बीजेपी को इस बात को इनकार करते हुए कि बीजेपी को क्लियर कट रूप से फायदा हो सकता है। भाई क्या हुआ कि भाई ठीक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इनमें ये दो बातें भी जुड़ी हुई हैं, रिलीजियस मुद्दा भी जुड़ा हुआ है और प्रजातीय मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। तो इन मुद्दों के जुड़े होने के चलते हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को क्लियर कट एडवांटेज मिलेगा। द फियर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, कि भाई जो एक तरीके से गैर कानूनी जो माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेंट का मतलब है प्रवासी व्यक्ति, ओवर रनिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना, है ना। इंडाइजेनस पॉपुलेशन, इंडाइजेनस का मतलब होता है स्वदेशी। द फियर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स ओवर रनिंग इंडाइजेनस पॉपुलेशंस हैज़ बीन अ पेरेनियल इशू। द फियर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, है ना, ओवर रनिंग इंडाइजेनस पॉपुलेशन, द फियर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, कि भाई जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो अवैध प्रवासी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, ओवर रनिंग का मतलब है जिन्होंने इस क्षेत्र को भर दिया है। इंडाइजेनस का मतलब होता है देशी, किसी क्षेत्र या किसी क्षेत्र के एक तरीके से आप कह सकते हो मूल लोग, उनको हम बोलते हैं इंडाइजेनस। तो असम में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो स्वदेशी लोग हैं, असम के जो देशी लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो माइग्रेंट पीपल है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, हैज़ बीन अ पेरेनियल इशू, ये मुद्दा जो है एक सदाबहार मुद्दा रहा है कि असम में ज़्यादातर माइग्रेंट्स लोगों की संख्या का बढ़ना एक सदाबहार मुद्दा असम में बना रहा है। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, द फोकस हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम माइग्रेंट बांग्लादेशी मुस्लिम्स टू बांग्लादेशी हिंदूज। लेकिन इस बार जो फोकस, एक आप कह सकते हो कि इस बार जो ध्यान है वह शिफ्ट हुआ है, कहाँ से कहाँ, माइग्रेंट बांग्लादेशी मुस्लिम्स टू बांग्लादेशी हिंदूज। कि भाई पहले बात की जाती थी, माइग्रेंट लोगों की बात तो की जाती थी कि असम में लगातार माइग्रेंट लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दा बदला है वो ये, पहले बार बार बात की जाती थी माइग्रेंट
बांग्लादेशी मुस्लिम्स की, लेकिन इस बार बात की जा रही है माइग्रेंट बांग्लादेशी हिंदूज की। क्यों? क्योंकि इनका पक्ष, कि ये जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, हुज साइड, इनका पक्ष जो है बीजेपी ने लिया है। द बीजेपी सॉट, सॉट का मतलब है चाहना, टू टेक थ्रू, किसके माध्यम से? द न्यू सिटीजनशिप रेजिम, रेजिम का मतलब है व्यवस्था, है ना भाई, नया व्यवस्था या सिस्टम, उसको कहा गया है रेजिम। कि भाई बीजेपी ये जो नई सिटीजनशिप के रूल्स जो लेके आई है ना, उन रूल्स के तहत, उस सिस्टम के तहत बीजेपी ने चाहा है, किन चीज़ों को चाहा है? बांग्लादेशी हिंदूज का पक्ष लेना चाहा है। तो ये मुद्दा भी जो है केंद्र में आया है। द पार्टी इज नाउ ट्राइंग टू अंडर प्ले। देखो, अंडर प्ले का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही संयमित तरीके से प्रस्तुत करना। अब बीजेपी पार्टी जो है इस बात का प्रयास कर रही है टू अंडर प्ले द CAA एज एन इलेक्टोरल इशू, कि जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी बहुत ही संयमित तरीके से पेश आ रही है। बट द अदर टू अलायंसेस, लेकिन अन्य जो गठबंधन है, बट द अदर टू अलायंसेस आर ट्राइंग टू कीप द फोकस ऑन इट, लेकिन अन्य जो दो गठबंधन हैं वे इस बात पर फोकस बनाए हुए हैं, इस बात को केंद्र में लिए हुए हैं। एंड पुट द बीजेपी ऑन द बैक फुट, और अन्य जो दो गठबंधन हैं वे बीजेपी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ना। बैक फुट का मतलब है पीछे। अमॉन्ग द इंडाइजनस पॉपुलेशन, कि भाई असम की जो देशी जनसंख्या है, उस देशी जनसंख्या के बीच में अन्य जो दो राजनीतिक गठबंधन है वे बीजेपी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर बहुत ही संयमित तरीके से पेश आ रही है। द इशू इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग फॉर मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो ये जो इशू है कि भाई बीजेपी नए सिटीजनशिप रूल्स के तहत, नए सिटीजन रूल्स के तहत जो एक तरीके से बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनका फेवर करती हुई नजर आती है। तो ये मुद्दा जो है ना एक तरीके की चेतावनी है। रेड फ्लैग का मतलब एक तरीके की चेतावनी फॉर अ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, कि भाई जो मेजोरिटी मतलब बहुसंख्या, कि मुस्लिम लोगों की जो बहुसंख्या है उनके लिए भी ये चिंता का विषय है, ये मुद्दा है ना। हु कॉन्स्टिट्यूट 34% ऑफ असम्स पॉपुलेशन, और ये मुस्लिम लोग जो है ये निर्मित करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब निर्मित करते हैं 34% ऑफ असम्स पॉपुलेशन, कि भाई असम की जो जनसंख्या है उनका 34% मुस्लिम लोगों से बना हुआ है। द बीजेपी हैज़ बीन ट्राइंग टू मोबिलाइज सेंटिमेंट्स, बीजेपी इस बात का प्रयास करती रही है, किस बात का प्रयास करती रही है? टू मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है एकत्रीकरण, सेंटिमेंट्स का मतलब है भावनाएं। अराउंड, किसके चारों ओर बीजेपी अपनी भावनाओं को बुनती रही है? द एनक्रोचमेंट बाय बांग्लादेशीज, एनक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण कर लेना, बाय बांग्लादेशीज ऑफ फॉरेस्ट एंड श्वेत। देखो ये जो शब्द आया ना, ये श्वेत, ये लगभग मतलब ज़्यादा तो नहीं आता लेकिन फिर भी कभी कभी इस एडिटोरियल में आता ही रहता है। इस श्वेत का मतलब होता है ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखो क्या किया है कि बीजेपी इस बात के चारों ओर लोगों की भावनाओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। किस बात के चारों ओर? कि ये जो बांग्लादेशी है ना, ये अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो जंगल है, इसके अलावा ये जो लैंड है ना, इसके लैंड है या विभिन्न तरह के जो लैंड्स हैं बिलोंगिंग टू वैष्णव मोनास्ट्री, मोनास्ट्री का मतलब होता है मठ या फिर आश्रम, कि भाई एक तरीके से जो वैष्णव लोगों से जुड़े हुए जो आश्रम है या मठ है ना, उनकी जो भूमि है या फिर जो जंगल है, उन जंगल पे विभिन्न बांग्लादेशीज के द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मुद्दे के चारों ओर बीजेपी लोगों की भावनाओं को एकत्रित करना चाहती है। आगे देखते हैं। फ्लड्स, बाढ़, दैट वाश अवे फार्मलैंड एंड ड्वेलिंग एरियाज, जो धोके रख देती है ना, वाश अवे का मतलब है पूरी तरीके से धो डालना, फार्मलैंड का मतलब है कृषि भूमि है ना, इसके अलावा ड्वेलिंग एरियाज का मतलब है रहने वाले क्षेत्र है ना, निवास करने वाले क्षेत्र। तो बाढ़ जो कि एक तरीके से समाप्त कर देती है या साफ कर देती है ना, किन चीज़ों को? मतलब ये जो फ्लड्स है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है कृषि भूमि को, इसके अलावा अपने निवास करने वाले क्षेत्र को। एंड द डिस्ट्रेस अमॉन्ग प्लांटेशन वर्कर्स, एंड द डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी, अमॉन्ग प्लांटेशन वर्कर्स, एंड द डिस्ट्रेस अमॉन्ग प्लांटेशन वर्कर्स, इसके अलावा जो बेचैनी पैदा होती है, जो परेशानी, डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी, अमॉन्ग प्लांटेशन वर्कर्स, कि भाई वहाँ पे एक तरीके से प्लांटेशन वर्कर्स का मतलब है पौधरोपण करने वाले
पौधरोपण करने वाले कामगार। तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, है ना, इनको जो एक तरीके से परेशानी झेलनी पड़ती है फ्लड्स के चलते, निवास करने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, फार्मलैंड को जो परेशानी उठानी उठानी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं ना, वोटिंग ब्लॉक, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, एक वोटिंग ब्लॉक है, पर्टिकुलरली इन 45 सीट्स इन ईस्टर्न एंड साउथर्न असम। कि खास करके अगर हम बात करें कि भाई जो 45 सीट है असम में, जो कि पूर्वी क्षेत्र में है और दक्षिणी क्षेत्र में है, उनमें ये मुद्दे काफ़ी अहम हैं। कौन से? ये बाढ़ से संबंधित मुद्दे हैं ना, इसके अलावा ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं इनको जो परेशानी है उनसे जुड़े हुए मुद्दे आर ऑल्सो कैंपेन इशूज। तो ये भी चुनावी मुद्दे हैं। कैंपेन का मतलब है अभियान, कि भाई ये भी चुनावी अभियान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन एक तरीके से खेदजनक बात यह है, सैडली, है ना, कि भाई मतलब बड़ा ही दुखपूर्ण बात है, सच मटेरियल क्वेश्चंस की इस तरह के जो भौतिक सवाल हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े सवाल हैं, आर ओनली सेकेंडरी, ये दोयम दर्जे के हैं इन अ कैंपेन, एक ऐसे अभियान में ओवरवेलम्ड, जो कि भरा हुआ है बाय आइडेंटिटी इश्यूज। कि भाई एक ऐसा चुनावी अभियान, असम के संदर्भ में बात की जा रही है, जो कि आइडेंटिटी इश्यूज से जुड़ा हुआ है, जो कि पहचान के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। खास करके मतलब पहचान से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है इस इलेक्शन के दौरान, और बाकी जो अन्य मुद्दे हैं वे हाशिए पे चले गए हैं, वे सेकेंडरी हो गए हैं। तो ये तो था हमारा पहला एडिटोरियल। अब हम देखते हैं सेकेंड एडिटोरियल की भाई थीम क्या है ना, किस बात को लेकर सेकेंड एडिटोरियल आधारित है। तो देखो सेकेंड एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, देखो इसका टाइटल दिया गया है स्कोप फॉर स्कैंडल। स्कोप का मतलब है संभावनाएं, स्कोप फॉर स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब हुआ किसी भी तरह का कोई कांड जो होता है ना, उसको बोलते हैं स्कैंडल। स्कोप का मतलब हो गया संभावनाएं। तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल ही में ये हुआ कि जो एक पूर्व कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश जारखियोली, अब इनको क्या है, अभी हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मीडिया के द्वारा कुछ फुटेज लीक किए गए। उन फुटेज में ये जो कर्नाटक के मंत्री हैं ना, इनको किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। इसके चलते जब ये मामला हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, एक ऑर्डर जारी किया। अब उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या बात कही गई, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में बात कही गई, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो भी एक तरीके से हमारा एक तरीके से डिजिटल मीडिया है, वो सख्त रूप से स्ट्रिक्टली पालन करे। किस चीज़ का? प्रोग्राम कोड का। कि भाई एक तरीके से ये जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स है ना, उसके तहत कुछ एक तरीके से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि आप केबल पे क्या चीज़ें दिखा सकते हो और क्या चीज़ें नहीं दिखा सकते हो। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई स्ट्रिक्टली आप पालन करें इन चीज़ों का, कि भाई अश्लील चीज़ें न दिखाई जाए, है ना। इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हाफ ट्रुथ न दिखाया जाए, आधा सत्य न दिखाया जाए, किसी का एक तरीके से मानहानि से संबंधित कोई बातें हैं तो उनको न दिखाया जाए। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है, एडिटोरियल का कहना है कि भाई ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है ऐसा न बन जाए, मतलब कि ओमनीबस ऑर्डर न बन जाए। ओमनीबस का मतलब होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही से मतलब है जिसमें सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हो आप, उसको बोलते हो ओमनीबस। कि भाई ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये कहीं मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल ना कर ले, शुड नॉट एंड अप एज अ टूल ऑफ हरासमेंट। कि भाई इस ऑर्डर के माध्यम से मीडिया को ही, हरासमेंट का मतलब है किसी को परेशान करना, कि ये जो ऑर्डर है ये एक उपकरण न बन जाए मीडिया को परेशान करने के लिए। कि भाई कोई भी चीज़ आपने दिखाई और उस पर जो है उस पर जो है कंट्रोल करने आ जाए। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर के तहत क्या किया गया है कि भाई कुछ व्यक्ति हैं उनको क्या किया गया है कि भाई मुख्य व्यक्ति बना दिया गया है। जैसे कि भाई ये जो एक्ट की हमने बात की ना, तो इसमें क्या किया गया है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, ये जो पुलिस कमिश्नर हैं, इनको क्या किया गया है, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स बना दिया गया है टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम कोड इज नॉट ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। कि भाई केबल टीवी से जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम कोड है उसका उल्लंघन किया गया या नहीं किया गया, उसके लिए जो मुख्य अधिकारी बना दिए गए हैं वे बना दिए गए हैं पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यानी कि ये चेक कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हाँ भाई प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया गया या नहीं किया गया, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आगे देखते हैं। हाँ, ये इसी की इसमें बात की गई है, पूरे की पूरा इसी की बात इसमें कही गई है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें
कोई किसी का भी डिफेमेशन किया जाता है, हाफ ट्रूथ दिखाया जाता है ना, या फिर व्यंग्योक्ति। इन्यूंडो का मतलब होता है व्यंग्योक्ति, इनडायरेक्ट रूप से किसी के खिलाफ कुछ कहना है ना, बिल्कुल व्यंग्य तरीके से कुछ कहना। तो इन सारी बातों को भी जो है, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, इन सारी बातों को भी जो है उल्लंघन माना जाएगा। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है कि हम क्या कर देता है, डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब है विवेक, बुद्धि, कि हमने क्या किया, कुछ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स बना दिए और उनकी बुद्धि के आधार पे हमने इनको छोड़ दिया पूरे की पूरे मैटर को। तो ये छोड़ना जो है सही नहीं है। एडिटोरियल कह रहा है कि एक की कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर विचार करना, मानना किसी चीज़ को, टू डिसाइड, कि वास्तव में अगर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कोई भी कंटेंट जो कि टीवी पर एक तरीके से टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है ना, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो वह जो है विवादास्पद है या नहीं है, उसके लिए सबसे बेहतर है ये पता होना कि भाई क्या ये जो मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। भाई एडिटोरियल कह रहा है कि भाई सबसे मूल बात है कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है ना, उसके लिए सबसे मुख्य बात है कि क्या वो बात जो दिखाई जा रही है, क्या वो पब्लिक हित से जुड़ी हुई है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये बात सर्वोपरि है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर इस केस की अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में जो रिसेंटली केस हुआ है ना, तो ये केस खाली प्राइवेट मोमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है कि ये जो मंत्री हैं जिनकी फुटेज लीक की गई है, यह उनकी प्राइवेट बात नहीं है। क्यों नहीं है उनकी ये प्राइवेट बात? क्यों? हिज पब्लिक कंडक्ट दैट इज अंडर स्क्रूटनी, कि भाई इस मुद्दे के सामने उनका जो सार्वजनिक आचरण है वह जांच के दायरे में है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि भाई उन्होंने क्या किया था, एक महिला को सेक्सुअल फेवर के बदले में जॉब देने का वादा किया था। तो इस चक्कर में ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है ना, यह सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, ये एडिटोरियल का कहना है। तो यही एडिटोरियल फाइनली बात करता है, इस मुद्दे में यही बात की गई है पूरी की पूरी, कि भाई इस तरह के मुद्दे जो कि सार्वजनिक महत्व से जुड़े हुए हों, उन पर जो है ध्यान देना जरूरी है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये दायित्व जो है पूरा की पूरा मीडिया का बनता है। ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, दायित्व, है ना, मीडिया आउटलेट्स की, भाई ये जो भी मीडिया की दुकानें हैं ना हमारी, उनका ये दायित्व बनता है टू शो डिस्क्रिप्शन, कि वे खुद बुद्धि का प्रयोग करें इन डीलिंग विथ सच लीक्स, कि इस तरह की जब भी वे लीक, इस तरह की फुटेज को जब मीडिया के द्वारा लीक किया जाता है, तो वे इस बात को ध्यानपूर्वक देखें कि भाई ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ उसका निजी मामला है या वास्तव में ये मुद्दा सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो फाइनली एडिटोरियल यही बात करता है कि भाई इस तरह के अगर ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट की तरफ से, ये जो ऑर्डर जारी किए गए ना, कि भाई कुछ लोगों को ऑथराइज्ड ऑफिसर बना दिया गया और उनको कहा गया भाई ये जो केबल है नेटवर्क का, इनको कहा गया कि भाई एक कोड है, उस कोड का सख्ती से पालन किया जाए। तो कहीं ये कोड जो है, कहीं ओमनीबस ऑर्डर ना बन जाए और इस ऑर्डर के माध्यम से जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं वे कहीं मीडिया को ही कंट्रोल ना करने लगे।